हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी क्लासेस। सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आखिर लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है क्या? सी बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो भी चीज़ें हैं वो बहुत पुरानी नहीं है। जो भी डिस्कवरीज हुई हैं, डार्विन, डाल्टन, यही सब के थ्रू हुई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइफ है क्या, कैसे बना। इट मीन्स लाइफ की जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जैसे एटम की फंडामेंटल पार्टिकल्स होती हैं वैसे भी लाइफ की पार्टिकल्स होती हैं। इतना बड़ा आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ह्यूमन बॉडी, वो ऐसे ही थोड़ी बना होगा। उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, उस सेल से बन के ऑर्गन्स होंगे, उन ऑर्गन से बन के एक पूरी बॉडी होगी। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ क्या है, उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, वो कैसे काम करती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, सेल। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ सेल। तो क्या है कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम जानते हैं कि जो मेन बेस होता है वो है आपका सेल। और इसका डिस्कवरी किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक किया। आप याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर सेल। ओके, उन्होंने 1665 में सेल डिस्कवर किया था। यहाँ से मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, आप एक मिनट। हाँ ठीक है, ओके, अराउंड, हाँ ठीक है, हो गया। हु डिस्कवर्ड सेल। ओके, और इन्होंने इसको क्या किया कि एक ऑब्ज़र्व किया कैसे। क्रॉक एक होता है कि पेड़ की पत्ती, पेड़ की छाल को हम बोलते हैं कॉर्क, अंडर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू, और नोटिस किया कि उसमें स्ट्रक्चर्स हैं और वो स्मॉल छोटे छोटे रूम हैं। उस रूम को ही उन्होंने क्या बोला? सेल्स। ओके, तो ये था सेल क्या है, किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया। अब जो अगला चीज़ है वो है आपका सेल थ्योरी। या फिर थ्योरी है क्या, सेल काम कैसे करता है। तो सेल थ्योरी मेनली 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, मैटियास क्लेडेन, थियोडर स्केवन एंड रुडोल्फ विक्रो, हु वर द जर्मन साइंटिस्ट। द सेल थ्योरी स्टेट दैट, सेल थ्योरी क्या कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। जितने भी इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेलों से बने। एक सेल वाला अमीबा, एक से ज़्यादा सेल प्रोटोजोआ, आगे वो वगैरह वगैरह, एक से ज़्यादा सेल बने। और सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब सेल के नीचे कुछ नहीं है, जो है सब सेल के ऊपर ही है। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। अब उन्होंने एक और पॉइंट रखा, यहाँ पे आप पॉइंट 3 देख सकते हैं कि सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इट मीन्स कि जो सेल आया है वो पहले वाले सेल से आया। ऐसा नहीं है कि कोई और सेल आ गया, नहीं, वो पहले वाले सेल से ही होके आया है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल यहाँ पे आया है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये देखिए सेल्स आप कितने होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल, जैसे हमारे बॉडी का, मैं एक जनरल एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो आप देख सकते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, बोन सेल होते हैं, ओवियम होता है, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये सारे सेल्स हैं, मॉलिक्यूलर सेल्स हैं, यूनिसेलर सेल्स हैं। तो बहुत सारे सेल्स मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी बनती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सेल कितने हैं भाई? तो 2 टाइप के सेल होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोकायोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये जो प्रोकायोटिक होती है ये जनरली ओल्ड होती है, ओल्ड टाइप की सेल होती है। ठीक है, और ये जो यूरोकैरियोटिक होती है, ये जो होती है ये न्यू होती है, मतलब इसमें एडवांसेस होते रहते हैं। तो जनरली हमें जो फोकस करना है वो है यूरोकैरियोटिक पे, लेकिन प्रोकैरियोटिक भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम इनका देख लेते हैं क्या क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ है, डिफरेंसेस हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, दे हैव न्यूक्लियोइड। इनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। ओके, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, इनके अंदर न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है? सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे बैक्टीरिया, उसमें सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिर्फ बैक्टीरिया में सेल्स रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। और इनका भी हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए और आरएनए है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ये बाइनरी फ्यूजन से मतलब रिप्रोड्यूस होते हैं। ऑफ कोर्स सेल डिवीज़न आप जब पढ़ेंगे, उसमें मैं पढ़ाऊंगा भी, तो उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ डिवीजन होते हैं। तो उसमें ये बाइनरी फ्यूजन से प्रोड्यूस होते हैं। ये सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम भी हम आगे पढ़ेंगे। और इनका रेंज होता है जो 0.1 टू 0.5 डायमीटर में होता है इनका। ठीक है, और जो ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये क्या होता है? इनमें न्यूक्लियस होता है, वो भी ट्रू न्यूक्लियस होता है। ओके, ऐसा नहीं कि न्यूक्लियोइड होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। दिस बोथ कैटेगरी इन्वॉल्व्स सभी, जैसे प्लांट हो गया, फंगी हो गया, प्लांटिया, एनिमल्स, जो भी मेन चीज़ें हैं जो अभी हम आसपास देख पा रहे हैं, मतलब आइज़ के थ्रू, वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं।
उसका इसका भी हेरिडिटरी मटेरियल सेम होता है आरएनए डीएनए, और इसमें भी जो मतलब प्रोडक्शन होता है, इनका जो डिवीज़न होकर ये आगे बढ़ते हैं, तो इनमें भी वही बाइनरी फिजन होता है। इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं, और इनका साइज़ प्रोकैरियोटिक से 10 to 100 होता है डायमीटर में। ओके, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैं इमेज आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक, इसमें पाइलस, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रान्स, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, सबके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। मैं अब बस इमेज के लिए आपको दिखाया हूँ ताकि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और यूरोकैरियोटिक में देखिए कितने सारे हैं यहाँ पे, हाइलोसोसोम, गोल्गी बॉडी, पेरोक्सोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, उसके बाद राइबोसोम जो कि उसमें भी है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है। तो यूरोकैरियोटिक सेल थोड़ा सा एडवांस होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। जैसे हमने बात किया कि सेल का कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हम अब वो जो प्रोकैरियोटिक है उसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यूरोकैरियोटिक सेल्स पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है दो टाइप के, एक प्लांट सेल होते हैं और एक एनिमल सेल होते हैं। ये प्लांट सेल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो मैंने रेड ऐसे कवर कर रखा है ये प्लांट सेल है, और ये जो सेक्शन है यहाँ पे टिक मार्क लगा है ये एनिमल सेल है। ओके, सो प्लांट सेल में क्या होता है, एक मिनट, हाँ ओके, प्लांट सेल में देखिए आप यहाँ पे वेसल्स होती हैं, गोल्गी, मतलब ये सारे मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल के। और एनिमल सेल के होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स, लाइसोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, राइबोसोम, स्मूथ ईआर, रफ ईआर, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम, ओके, सेंट्रोसोम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इनमें। अब इसको हम डीपली थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट की स्लाइड में। तो सेल मेम्ब्रेन्स जो पहला मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर सेल बनते कैसे हैं, तो सेल बनते हैं सेल मेम्ब्रेन्स से। और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो उनका मेन होता है कि ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन्स क्या करता है, इस सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है कि इसको सेल को, ओके, और उसके मूवमेंट को भी ये देखता है। जैसे ये वो सेल कहाँ मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, उस मूवमेंट पे भी इसी का कंट्रोल होता है सेल मेम्ब्रेन्स का। ओके, ये सभी सेलों में होता है। सेल मेम्ब्रेन्स क्या होता है, सभी सेलों में पाया जाता है, मतलब कोई भी सेल हो, यूनिसेलर, बाईसेलर या फिर प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सेल मेम्ब्रेन्स हर जगह पाया जाता है। ये एक तरह से आउटर कवरिंग लेयर होता है सेल का। ठीक है, और इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारे इंक्लोज रहते हैं, और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो अपर पोर्शन ये देख रहे हैं ना, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। कभी कभी इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोपिलिड, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन्स हमने पढ़ लिया, आउटर लेयर, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है कि इट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होती है सेल स्ट्रक्चर का। इसमें क्या, ये सेलुलोज से बनती है, हेमीसेलुलोज से बनती है और पेक्टिन से बनती है। ओके, तो ये किससे बनती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से। ये क्या करती है कि ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, ज़्यादातर प्लांट सेल में ज़्यादातर होती है, ऐसा नहीं एनिमल सेल में नहीं होती है, बट एक्सेसिवली प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। और इसको ये क्या करती है कि ये आउटर मोस्ट लेयर है एक तरह से, आप देखें तो एक तो वॉल दिख ही रहा है कि ये वॉल है, वॉल मतलब दीवार कहाँ बाहरी आदमी बनाता है, तो ये एक आउटर मोस्ट, यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका, और ये इन सबको एक साथ लिए हुए ये सेल वॉल है। ओके, तो ये आपका सेल वॉल हो गया। आगे चलते हैं अब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है भाई, तो ये एक थिक लेयर है, एक जेली टाइप थिक लेयर है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर होते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स हमने पढ़ा पहले, सेल वॉल और उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है, और जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं इंक्लूडिंग सेल, जो सेल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। ये यहाँ पे मैंने इमेज दे दिया, ये न्यूक्लियस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये साइटोप्लाज्म है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये टोटल ऑल ओवर सेल है। ठीक है, ये सेल वॉल है आपका। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है भाई, तो न्यूक्लियस है, इसमें जो हेरिडेटरी मटेरियल होता है, हेरिडेटरी मतलब अनुवांशिक, पूर्वजों का जो गुण होता है, जैसे हमारी नाक लंबी है, आँख गोल है, ये बाल कैसे हैं, काले हैं, तो इन सब ये सारी चीज़ें हेरिडेटरी होती हैं। हाथ का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये जो हेरिडेटरी कोड होता है, जेनेटिक कोड होता है, वो डीएनए में होता है। और डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है।
और ये क्या करता है, ये सिग्नल भी भेजता है सेल को ग्रो करने का, डिवाइड करने का और डाई, मतलब समझिए कि ये टोटल ऑल ओवर सेल को कंट्रोल करता है ये। और ये सराउंड होता है किससे, कि एक न्यूक्लियर एनवेलप से होता है, ठीक है। और ये डीएनए और रेस्ट ऑफ द सेल को अलग करता है, बिकॉज डीएनए ही मेन चीज़ है। अगर हम फंडामेंटल यूनिट लाइफ की बात करें तो बिना डीएनए के कुछ है ही नहीं, क्योंकि डीएनए वो चीज़ है जो वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, एडवांस होती है, नहीं भी होती है किसी केस में। तो डीएनए जो है वो आपका जेनेटिक कोड है, वो बिहेवियर उससे डिसाइड होता है कि नेक्स्ट जो पीढ़ी है वो कैसी होगी, क्या होगी, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस मैंने बता दिया। अब चलते हैं कि सेल और एंगल्स एंड इट्स फंक्शंस। सेल में क्या क्या और एंगल्स होते हैं और क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, क्या क्या फंक्शन। न्यूक्लियस होता है पहला। न्यूक्लियस क्या करता है कि ये साइट ऑफ राइबोसोम एक्टिविटी है। राइबोसोम की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो न्यूक्लियस में होती है। राइबोसोम की क्या एक्टिविटी होती है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन है उनको सिंथेसाइज करना, मतलब तोड़ना, तोड़ के उस प्रोटीन से एनर्जी लेना, ये कौन करता है, राइबोसोम। उसके बाद होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। ये क्या करता है कि न्यूक्लियस को एक बाउंड्री बनाने से रोकता है। इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियस बाय फॉर्मिंग ए बाउंड्री। वो जो न्यूक्लियस बाउंड्री बनाता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियस को, ताकि कुछ बाहरी अनुवांशिकी चीज़, बाहरी ऐसा कुछ ना आ पाए जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसको ये पॉल्यूट कर सके, कोई चीज़ बाहरी से ऐसा ना आ पाए। क्रोमोसोम ये क्या करता है कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ वंस जेनेटिक ऑर्डर, मेल कोई है, फीमेल है, ये सारा डिसाइड करता है कौन, क्रोमोसोम। और हमारे अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी टोटल 46। ओके, ह्यूमन सेल कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये दो XY क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो इससे डिसाइड होता है कि मेल फीमेल, ये क्रोमोसोम से ही डिसाइड होता है। ओके, उसके बाद होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या होता है भाई, ये एक तरह से एनवेलप होता है, एक तरह से एक आप मान के चलिए कि एनवेलप जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। एनवेलप में क्या आ जाती है, इन्फॉर्मेशन जाती हैं, तो एक तरह से ये इन्फॉर्मेशंस का ट्रांसपोर्टेशन करता है थ्रू आउट द सेल्स। जो भी सेल में इन्फॉर्मेशन 1 पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक जानी है वो कौन करेगा आपका, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, उसके बाद होता है 5th पॉइंट, दैट इज़ गोल्गी बॉडीज़। ये क्या होती है कि ये आप यहाँ पे नाम से ही देख सकते हैं, ये इनको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये ट्रांसपोर्ट करती हैं मटेरियल विद इन द सेल। अब ट्रांसपोर्ट मटेरियल क्या क्या सेल में होगा, इन्फॉर्मेशंस हो सकती हैं, उसके बाद न्यूट्रिशंस हो सकती हैं, फूड हो सकता है। फूड इन द सेंस सेल की जो फूड है उनको क्या चाहिए, तो वो सारी कौन चीज़ करता है, गोल्गी बॉडीज़ करती हैं। इनको आप पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। ओके, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइटर से मार्क कर देता हूँ, इनको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। उसके बाद राइबोसोम, मैंने पहले ही बता दिया कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। उसके बाद माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, ठीक है। सेल की जो एनर्जी करेंसी होती है उसको एटीपी बोलते हैं, और माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको मार्क करके याद करके रखिएगा। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं हम, गोल्गी बॉडीज़ को। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं किसको, माइक्रोकॉन्ड्रिया को। अब आके सेल तो डाई करेगा ना भाई, सेल को तो कहीं ना कहीं मरना ही है, क्योंकि तभी तो नई सेल होगी, डिवीज़न होगा, डाई होगा, तभी तो नया सेल आएगा। तो कहाँ मरता है, लाइसोसोम में। और लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें से हमेशा याद रखना है कि पावर हाउस ऑफ द सेल और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या होती है, एटीपी। एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। उसके बाद पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, गोल्गी बॉडीज़ यहाँ पे, ठीक है, और ये लाइसोसोम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे कि सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मतलब उसका गुण कैसा होता है, गुण इन द सेंस कि वो बिहेवियर कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सेल क्या करता है कि ये नेसेसरी स्ट्रक्चरल सपोर्ट है किसी भी ऑर्गन, मतलब किसी भी जीव का, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लीजिए। सेल क्या है कि प्रोवाइड नेसेसरी स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है ये सेल ही डिसाइड करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए सेल में प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ये सारे इसमें और ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें मैंने बता दिया आपको, ये इसकी एनर्जी को प्रोवाइड करता है। लाइसोसोम होता है, ये क्या करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को
और फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है, इसीलिए लाइसोसोम बहुत ज़रूरी है। फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन इन्वेंशन, कोविड-19 आप देख ही रहे हैं ये वायरस कैसे फैल रहा है। और हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियरम, ये क्या कहता है, प्रोटीन को सिंथेनाइज करता है ताकि उसको ये प्रोसेस कर सके। ओके, अब हम बात करेंगे सेल डिवीज़न का, कि ठीक है ये सेल तो हो गया, कैरेक्टरिस्टिक भी हो गया, अब इसको डिवाइड कैसे होते हैं सेल। तो दो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं सेल डिवीज़न के, एक होता है मीटोसिस और एक होता है मेयोसिस। ओके, मीटोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल यहाँ पे आप देख रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, डीएनए तो बिल्कुल रेप्लिकेट होता है यहाँ पे, और ये दो टूट के हो गए, ठीक है, 2 डॉटर सेल हो गए यहाँ पे, एक ये और एक ये, ठीक है। और मियोसिस में क्या होता है कि पेरेंट सेल हुआ, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, और यहाँ से ये 2 फर्दर टूटे, यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बने, और इनके भी 4 डॉटर सेल्स हो गए। तो यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब मिटोसिस में एक पेरेंट सेल है तो 2 डॉटर सेल होगा, मेयोसिस में एक पेरेंट सेल है तो 4 डॉटर सेल होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे 4 डॉटर सेल होगा, यहाँ पे 2 डॉटर सेल होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मिटोसिस है कि ये प्रोसेस क्या करता है कि रेप्लिकेट करता है एग्जैक्टली देमसेल्फ। मिटोसिस इज ऑब्जर्व इन ऑलमोस्ट ऑल द बॉडी सेल्स इंक्लूडिंग आई, स्किन, हेयर एंड मसल। जब ये हम ट्रांसफ़र होता है तो एग्जैक्टली सेम रहता है, ठीक है। और मेयोसिस में क्या होता है कि स्पर्म्स होते हैं, एग्स होते हैं, ये प्रोड्यूस इंस्टीट्यूट ऑफ आइडेंटिकल डॉटर सेल कॉल्ड एज मेसोसिस। ओके, हमने एक पॉइंट पढ़ी थी, बाइनरी फ्यूज़न, जब हम बता रहे थे, यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, जब मैं आपको ये बता रहा था कि ये मैं जब दिखा रहा था कि यहाँ पे प्रोकारियोटिक को कैसे होता है, ये आप देख सकते हैं। प्रोकारियोटिक जो होती है ये बाइनरी फ्यूज़न के थ्रू होते हैं। अब बाइनरी फ्यूज़न क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बाइनरी फ्यूज़न है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैक्टीरिया होता है, और वो एक दूसरे को रेप्लिकेट करते हैं किसके थ्रू, बाइनरी फ्यूज़न के थ्रू। तो ये ओवरऑल था सेल पे आपका होल टॉपिक। इसकी पीडीएफ आपको मेरे चैनल स्टडी क्लासेस पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ और क्या क्या आपको चाहिए इस पर, ताकि मैं इस पर और आपको डिटेल्स में अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।